नमस्कार। आज हमारा चर्चा का विषय है जिस तरह से बिहार और पूरे देश की राजनीतिक में दलित चिंतन जो है कहीं न कहीं पीछे छूटता जा रहा है और वोटों की राजनीति का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। जो मूल समस्या है उससे कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियां जो है ध्यान भटकाते जा रही है और जो वोटिंग का जो सिस्टम है उस पर लोग ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं कि गांधी मैदान में 3 मार्च को जन विश्वास रैली हो रहा है, जो कि राजद राष्ट्रीय जनता दल का पार्टी की ओर से हो रहा है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अधिवक्ता बंधु जी हैं और साथ में इंजीनियर हरिकेश्वर राम जी हैं और हम इस पे विचार विमर्श करेंगे कि क्या इस रैली से बिहार के लोगों को कितना फायदा होने वाला है। तो सर, सवाल पहले आपसे है सर। हमसे जी ठीक है। ये जो रैली का जो सिलसिला चल रहा है, कहते हैं कि सामाजिक न्याय की पार्टी की रैली है, कांग्रेस और मतलब राजद और जदयू महागठबंधन का मान लेके रैली है। हाँ, तो क्या इससे हम लोग दलित चिंतन की बात कर रहे हैं, क्या इससे दलितों का या पूरे बिहार का किसी तरह का कोई आपको लगता है कि ऐसा कुछ परिवर्तन होगा? सबसे बड़ी बात है कि आपको देखना पड़ेगा कि इस रैली का एजेंडा क्या है। ठीक है, एजेंडा है जन विश्वास यात्रा, जन विश्वास रैली। मतलब जनता का विश्वास हासिल करने के लिए ये मान लीजिए कि रैली हो रही है और पब्लिक को मान लीजिए दिखलाया जाएगा कि हमारे गठबंधन के साथ, महागठबंधन के साथ भारी जन समर्थन, ठीक है, ताकि इसका इलेक्शन में बुनाया जा सके। तो यही सभी लोग करता है, जिसमें दलित मुद्दा गौण है, मतलब मुद्दा ही गौण है, मुद्दा पर बात नहीं होगा, क्योंकि विश्वास हासिल करना है, अधिक से अधिक लोगों को दिखलाना है और इसमें पैसा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। ठीक है, आप देखिए कि जिनको टिकट लेना है, जो विधायक है, जो एमपी है, जिनको अगला टिकट चाहिए, तो वो भर भर कर खर्चा करेंगे और लोगों को ढोकर लाएंगे। मतलब असल में जन समर्थन किसी के पास रह नहीं गया। जनता सबसे नाखुश है, नाराज है, अपने मन से जनता कहीं जाना उना नहीं चाहती है, तो उसको बजाते मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में है, बीजेपी में भी है और दलित एजेंडा खत्म है। दलित कोई एजेंडा है ही नहीं आज के परिस्थिति में, किसी पार्टी के पास दलितों का कोई एजेंडा नहीं है। उल्टे दलित एजेंडा के खिलाफ में काम करने का है, सिर्फ दलितों को लुभाने का, दलितों को समझिए कि भटकाने का, दलितों को अपनी ओर किसी तरह आकर्षित करने का, यही मान लीजिए कि काल्पनिक मुद्दा बना के लोग ले जा रहा है, जो कि असली मुद्दा जो है नेपथ्य में जा रहा है, जिसके लिए सभी पार्टियां जवाबदेह है। जो ये बात है। सर, आपसे सवाल है, जिस तरह से दलित मुद्दा जो गौण हो रही है और मूल समस्या दलितों की, क्योंकि 80-90% जो है दलित, जाति की बात हम नहीं कर रहे हैं, कोई भी जात का भी हो, मूल समस्या उसी के साथ है और उसकी समस्या पे जो है मुद्दा बना के सरकार या विपक्ष नहीं लड़ रही है, वो अपने अपने हिसाब से मैनेज की राजनीति कर रहे हैं। क्या राजनीतिक स्तर इतना गिर गया है कि सिर्फ वोट के लिए जनता को जुटाया जाए या फिर उसकी समस्या हल करने के लिए? देखिए, अभी जो सरकार चल रही है केंद्र में, जो 10 साल से सत्ता पर है, उसने संविधान के प्रावधानों को खत्म किया है, उससे हट करके सारे कार्य हो रहे हैं। आज देखिएगा, शायद साहब को मालूम होगा कि मुजफ्फरपुर से एक अधिवक्ता ने इस दलितों के अधिकार के संबंध में, मूल अधिकार जो खत्म किया जा रहा है, उसमें नाडा पर और प्रधानमंत्री पर एक केस किया है बिहार में। उसका कहना है कि जो सारे संस्थाओं को यहाँ प्राइवेटकरण किया जाता है, निजीकरण किया जाता है और कुछ लोगों को भेज दिया जाता है, उसमें इनके जो रिजर्वेशन का प्रावधान है वो खत्म किया जा रहा है।
हमारे मूल अधिकार जो मिला हुआ है संविधान में, जिसमें दलितों को, आदिवासियों को विशेष प्रावधान के तहत दिया गया है कि इनको उठाया जाए, नौकरियों में इनको विशेष सुरक्षा दी जाए और पोस्ट इनका हो, साथ साथ एजुकेशन में इनको दिया जाए। तो एजुकेशन भी प्राइवेट निजीकरण में चला गया, नौकरियां भी निजीकरण में चला गया, और जहां तक व्यवसाय करने की बात थी वो भी निजीकरण। तो अब तो इनका हर तरह से जो पहले जमाने में इनके साथ हो रहा था वो प्राकृतर से इनको हो रहा है। इनका मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, और ये हो रहा है बीजेपी की सरकार जब से आई है केंद्र में, केंद्र ने ही सारे संविधान में संशोधन किया है। सर सवाल आपसे सर, इनका कहना है कि जो हम लोग जिस परिस्थिति में पहले थे, लगभग उसी परिस्थिति की ओर जो सरकार है दलितों को ले जाना चाहती है, उसी मनुवादी परिस्थिति की ओर ले जाना चाहती है, और उसी तरह से प्रोपगंडा किए हुए। क्या दलित चिंतक को इस ओर क्या करना चाहिए सर? सबसे बड़ा सवाल ये है कि दलितों का जो स्थिति बिगड़ रहा है, दलितों का ही नहीं देश की ही स्थिति सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिगाड़ रखा है। संविधान के साथ जो छेड़छाड़ हो ही रहा है, और इस निजीकरण का सवाल है, जिसे आप अभी आप देख लीजिए कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो पैसा उगाही का मामला है, उसके बाद इलेक्शन को व्यवसायीकरण कर देना, राजनीति का समझिए कि पूंजीकरण कर देना है, ये सारा चीज हो रहा है, और उसमें सभी लोग उसमें समा रहा है। कोई सा विरोध नहीं कर रहा है, सभी लोग उसी रास्ते पर चल रहा है। विपक्ष पार्टियां भी, बीजेपी तो है ही, और भी पार्टियां उसी रास्ते पर चल रही है, और पार्टी जो चाहती हैं कि हम उसी रास्ते पर उसको हम पटकनी दे देंगे, ठीक है, जिस रास्ते पर उसका पिच बना हुआ है उस पिच पर जाकर हम उसको हरा देंगे, समझे, जो मुमकिन नहीं है। जो राजनीति का पूंजीकरण हो रहा है, राजनीति का व्यवसायीकरण हो रहा है, उसमें बीजेपी टेका है, उसको हरा पाना इन लोगों बस का चीज नहीं है, क्योंकि ये लोग उसी रास्ते जा रहा है। उसको हराने का मतलब है कि आप राजनीति का सामाजिकरण करिए, सामाजिकरण नहीं हो रहा है, राजनीति का पूंजीकरण हो रहा है, जिसमें ये लोग भी भागीदार है कहीं ना कहीं, ठीक है। और जब सारा चीज चौपट हो रहा है, राजनीति पूंजीकरण की ओर जब जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि सबसे गरीब कौन है? दलित वर्ग के लोग हैं। तो सबसे ज्यादा अन्याय किसके साथ होगा? दलित वर्ग के साथ होगा। और दूसरी तरफ नीतीश ये कहते हैं, मोदी जो कहते हैं कि हम 80 लाख लोगों को रोटी दे रहे हैं और गरीबी हम दूर कर रहे हैं, तो भाई ये दोनों तो कंट्राडिक्टरी न है। अगर गरीबी दूर हो रहा है तो फिर उसको देने की क्या जरूरत है? आप भिखमंगा बना कर रखना चाहते हो, उसका सशक्तिकरण नहीं चाहते हो। दलितों का सशक्तिकरण नहीं करके दलितों को भिखमंगा बना के आप उसको वोट हासिल करना चाहते हो। ये मान लीजिए कि सबसे बड़ा सवाल यही है। तो चूंकि समाज में सामाजिकरण नहीं हो रहा है, राजनीति का चूंकि पूंजीकरण हो रहा है, जिसके चलते सारा समस्या हो रहा है, और पूंजीवाद बढ़ते जा रहा है। जिसके पास ज्यादा पैसा है वही जीत के जाएगा, और उसमें मोदी का कोई विकल्प नहीं है। अडानी अंबानी से लेके जितना कॉर्पोरेट घराना है, सबसे बड़ा चंदा मान लीजिए कि घुसखोर का, समझिए कि राजनीति में भ्रष्टाचार, उससे बड़ा भ्रष्टाचार दूसरा हो नहीं सकता है इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला। और उसके पास पैसा है, और पैसा के बल पर वोट कर देगा, पैसा के बल मीडिया को कर देगा, पैसा के बल सब कुछ होगा, और ये लोग सिर्फ झाल बजाएंगे सिर्फ, क्योंकि ये लोग भी सही तरीके से समाजीकरण की ओर नहीं लौट रहा है, सोशल जस्टिस और धर्मनिरपेक्षता की ओर लोग नहीं लौट रहा है, जिसके कारण समस्या हो रहा है। तो बीजेपी से सबसे ज्यादा समस्या का जड़ मान लीजिए कि ये लोग है, उसको रास्ता दे दिया है आगे बढ़ने के लिए, गलत करने के लिए, और वो लोग पीछे पीछे घूम रहा है। मतलब समाज असली स्थिति यही है। डॉक्टर अम्बेडकर ने हम बात करना चाहेंगे, उन्होंने राजनीतिक आरक्षण दिलाने के लिए अपना जीवन लगा दिया, अपना जीवन की कुर्बानी कर दी। लेकिन जो लोग आरक्षण लेके किसी पद और प्रतिष्ठा पे पहुंचे हैं, अगर वो उस आरक्षण को नहीं बचा पाए तो आने वाले पीढ़ी का जो जीवन है
बद से बदतर होने जा रहा है और उनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि उस समाज में उनके भी परिवार रहते हैं और उनका भी हक और अधिकार उसी तरह छीना जाएगा जिस तरह से आम जनता का हक और अधिकार छीना जाएगा। तो क्या उनको अम्बेडकरवाद की तरफ लौटना चाहिए? बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न हुआ है। इससे मैं सहमत हूं कि आने वाली पीढ़ी जो है, हम जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो पढ़ लिख करके चाहे राजनीति करते हैं, चाहे कोई काम करते हैं और चाहे नौकरी करते हैं, इनको माफ नहीं करेंगे। क्योंकि हमको समझना चाहिए कि जो नरेंद्र जी हैं और चाहे भाजपा की सरकार है, उसके पास ताकत कहाँ है? ताकत उसको मिला हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हम लोगों को जो हथियार दिया, वोट का अधिकार दिया, और इस वोट के अधिकार में सबकी बराबर का मूल्य बराबर है, सब एक समान, चाहे वो रानी हो चाहे वो मिस्त्रानी हो, सबके वोट का कीमत एक है। आज जो भाजपा की सरकार है वो 3/3 बहुमत से है और वो कोई भी काम उस आधार पर कर रही है, संविधान से छेड़छाड़ कर रही है, संविधान को बदल दे रही है। कहीं कोई हमारा ताकत काम नहीं कर रहा है। हम दलित उससे परेशान हैं। सर, कहा जाता है कि जो संविधान है, जो कानून है, उसके रक्षक न्यायालय होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं और जिस तरह से मामला आप कई जगह देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो मामला है, 315 का जो पंजाब हाई कोर्ट में जो जिस तरह से चल रहा है, क्या कहीं ना कहीं कोर्ट भी संविधान को लागू करने में अक्षम महसूस कर रहा है? देखिए, कोर्ट का स्थिति ये है कि जहाँ दलित वर्सेस दलित होगा, दलित वर्सेस एक दलित दूसरे दलित से लड़ेगा, तो वहां कुछ निष्पक्ष होकर निर्णय देता है, ठीक है। और जहां अगर इंटरेस्ट सवर्णों का और दलितों का इंटरेस्ट टकराता है, वहां हमेशा दलितों के विरुद्ध जो है न्याय निर्णय देता है, समझे। और जहां आप नहीं पार्टी है वहां भी देता है, जिससे आपको उदाहरण बता रहे हैं कि मंडल कमीशन में 9 जज बेंच का फैसला आया, ठीक है। तो वो बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन था, उसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, ठीक है। वहां शेड्यूल कास्ट के लोग पार्टी नहीं थे, शेड्यूल कास्ट का आरक्षण वहां पर मान लीजिए कटघरे में नहीं था, उस पर कहीं कोई बात नहीं थी। इसके बावजूद भी कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं रहेगा। मतलब शेड्यूल कास्ट का जो पहले से रिजर्वेशन आ रहा है, कहीं कभी कोई उसमें बाधा नहीं उत्पन्न किया गया। और जब बैकवर्ड का बात आया तो सीधे कहा है कि अब शेड्यूल कास्ट का मालिक रिजर्वेशन भी नहीं रहेगा, रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब कि जब वहां नहीं थे, हमारा कोई मामला नहीं था, फिर भी कोर्ट ने निर्णय दे दिया। और अभी एक सवाल आप कर रहे हैं कि भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार हैं, और वे लोग अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं और नीचे क्लास के लोग जो है, तो ये राजनीति अगर सबसे अगर कोई लड़ रहा है, वो बता रहे हैं सही मायने में आज मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो दलित वर्ग का पढ़ा लिखा प्रबुद्ध वर्ग ही लड़ रहा है, क्योंकि उसी को इसकी जानकारी है, ठीक है। लेकिन अब ये ऐसे मामला चल रहा है कि ये लोग को इनके खिलाफ ही इनके लोगों को भड़काने का काम मान लो शुरू हो गया। जब वर्गीकरण का जो सवाल आया है, इनको इन्हीं के खिलाफ, पढ़े लिखे वर्गों के खिलाफ और जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं शेड्यूल कास्ट में, उनको भड़काने का काम हो रहा है ताकि आपस में दोनों लड़ जाए, तो लड़ाई एकदम पूरी तरह से ठप हो जाए और हम जो चाहेंगे जिस रूप में संविधान को जिस रूप में लागू करना चाहे उसमें लागू कर सके। मेरा यही मामला है। सर, आपके जैसे आपने जवाब दिया कि दलित वर्ग के खिलाफ भी दलित वर्ग को खड़ा किया जाता है लड़ाई, तो राजनीतिक में भी इसी तरह का हो रहा है कि जो दलित नेता आगे बढ़ता है, कुछ करना चाहता है, तो उसके खिलाफ ही दलित नेता को आगे बढ़ाया जाता है। ये जो परिपाटी है, ये जो व्यवस्था है, कहीं ना कहीं दलित आंदोलन को कमजोर करना, क्या कर रहे हैं सर? ये तो जो रिजर्व सीट है तो वहाँ तो दलित ही लड़ेगा, एक दूसरे के खिलाफ नहीं रहेगा। हम लोगों को चाहिए कि कुछ जनरल सीट पर भी लड़ना चाहिए।
जहाँ हमारी संख्या ज्यादा है जी जी तो वहाँ अति पिछड़ों से, पिछड़ा वर्ग से तालमेल कर करके हम लोग को उसमें भी लड़ना चाहिए। कुछ सीटें हमको आएगी, वहाँ हम लोग अकेले रहेंगे, हमारे विरुद्ध में लेकिन जहाँ रिजर्व सीट है तो कोई खड़ा होगा तो दलित होगा। तो वहाँ क्या करती है दूसरी पार्टियां कि जो उनके बात को माने, उनकी गुलामी करे, वैसे लोगों को टिकट दे करके और वो लोग जितवाता है। वो जो सवर्ण लोग हैं वो इंजीनियर बाबू के वोट नहीं देगा, इनको पार्टी में भी नहीं रखेगा, इसलिए कि सब समझ रहे हैं विरोध करेंगे। कहीं भी दलितों का जहाँ हित की बात आएगी तो इनको याद रहेगा डॉक्टर अम्बेडकर की बात, जहाँ देश की बात होगी जहाँ देश की बात करेंगे, और जहाँ हमारे दलितों की बात आएगी तो हम देश को नहीं दलितों की बात करेंगे। अरे देखिए उसी नुक्सी में बताते हैं कि संसद में जब रिजर्वेशन प्रमोशन के संबंध में बिल आया, किसने पढ़ा? मुलायम सिंह की पार्टी ने पढ़वाया। फाड़ने वाला कौन? शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के लोग ही ये रिजर्वेशन प्रमोशन बिल को संसद में फाड़ा। सोच लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर को किसने हराया? ठीक है, किसने हराया? तो अब सवाल माने कि ये है कि होगा ऐसा, क्योंकि भाई आप पढ़े लिखे हैं और दलित में चूंकि अस्पृश्यता के जो सवाल है आज भी है कि आपको कौन जिताना चाहेगा। आप कहीं चुनाव लड़ के देख लीजिए, चूंकि शेड्यूल कास्ट के क्षेत्र में उसको लाचारी है कि आप ही में से किसी को जिताना है। ठीक है, चाहे मान लीजिए सही आदमी को जिताया, चाहे शेड्यूल कास्ट में ही से जिताना है। ठीक है, वहां अपना लाचारी में वोट देता है, नहीं देने जाता है, अपना निर्णय हो जाता है। लेकिन जनरल सीट आप लड़ के देखिए ना, कोई आपको वोट नहीं करेगा। सर एक शेड्यूल कास्ट का कुछ वोट कर दे, लेकिन अदर देन शेड्यूल कास्ट के लोग आपको एक वोट नहीं करेंगे। सर एक सवाल और भी आता है सर कि जो लोग कहते हैं कि हम दलितों और सामाजिक न्याय की पार्टी हैं, वो लोग भी इस तरह का नियम बनाते हैं कि जो दलित वर्ग के लीडर है उनको दलित वर्ग के बराबर ही उनको मानते हैं, कभी भी ये नहीं मानते कि वे विदाउट आरक्षण का वो जीत सकते हैं। ये जब आपको टिकट नहीं मिलेगा तो आप जनरल सीट पे लड़ कैसे सकते हैं? सामाजिक न्याय नाम की कोई पार्टी नहीं है, मेरी मानिए तो सामाजिक न्याय के नाम पर सिर्फ धोखाधड़ी है। सामाजिक न्याय का सही कोई पार्टी नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर और संविधान ने जो सामाजिक न्याय का परिभाषा दिया है, संविधान के अनुरूप सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करने वाला जो परिभाषा है, उसके अनुसार एक भी पार्टी नहीं चल रही है। सिर्फ सामाजिक न्याय के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रही है, लोगों को भटकाने का काम कर रही है। इसीलिए आज सांप्रदायिक ताकत आगे बढ़ गई है। अदरवाइज अगर सामाजिक न्याय की ताकत मजबूती के साथ खड़े रहती, धर्मनिरपेक्षता की ताकत जो संविधान में दिया हुआ धर्मनिरपेक्षता परिभाषा उसमें खड़ा रहती, तो बीजेपी को कहीं जगह नहीं मिलता। इसलिए सबसे बड़ा गुनाहगार अगर सांप्रदायिक ताकत आगे बढ़ रहा है तो उसके लिए सामाजिक न्याय के तथाकथित पार्टियां हैं, दूसरा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चर्चा जो हमारा था ये दलित चिंतन के ऊपर था, और आपको देखना होगा कि जिस तरह से दलित वर्ग आज भी जो अपना पुश्तैनी काम कर रहा है वो भी कर रहा है। कुछ लोग आगे बढ़े हैं जिनको समाज से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे बातचीत का जो निचोड़ है उसमें ये भी सामने निकला है कि जो दलित लीडर है कहीं ना कहीं अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में सोचे और जो कमजोर वर्ग है उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इस कितना आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे पूरा टीम इस बात पर चर्चा किया। धन्यवाद। जय भीम। जय